ऐसी हजारों वीडियोस आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगी जिसमें लोग ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर से परेशान होकर इसके शोरूम के आगे ही इन स्कूटर्स को तोड़ फोड़ रहे हैं। जब ओला इलेक्ट्रिक इंडिया में आई थी तो लोग इसे इंडिया का टेस्ला और भाविश अग्रवाल को इंडिया का इलोन मस्क कह रहे थे। पहले 3 साल में तो ओला इलेक्ट्रिक ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, वैल्यूएशन भी बढ़िया था, लोगों का ट्रस्ट ओला पर था और लोगों को उम्मीद था कि ओला इलेक्ट्रिक ही इंडिया का ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि आज ओला इलेक्ट्रिक की वैल्यूएशन 40,000 करोड़ से घटकर 22,000 करोड़ रह गई है। लगभग 44% की गिरावट देखने को मिला है। 2017 में ओला इलेक्ट्रिक को भाविश अग्रवाल ने शुरू किया था और यह कंपनी रिकॉर्ड टाइम में ही यूनिकॉर्न कंपनीज में शामिल हो गई थी। यह कंपनी मार्केट में अनडिस्प्यूटेड लीडर बन गई थी। मतलब अब ओला इलेक्ट्रिक से इसकी पोजीशन छीनना बहुत मुश्किल सा लग रहा था। यहाँ तक कि अप्रैल 2024 तक ओला इलेक्ट्रिक ने इंडिया की 2 व्हीलर ईवी मार्केट का 49% हिस्सा कैप्चर कर लिया था। अगस्त 2024 में जब कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई तो ये इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। भाविश अग्रवाल को इंडियन ईवी रिवॉल्यूशन का लीडर कहा जाने लगा। इनको नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर की तरह देखे जाने लगा। लेकिन फिर आया कहानी में ट्विस्ट। जो लोग ओला इलेक्ट्रिक के इंडिया में आने को सेलिब्रेट कर रहे थे, अपना पैसा आंख बंद करके ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में लगा रहे थे और भाविश अग्रवाल को नेक्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर मान रहे थे, अब वही लोग भाविश और ओला को सबसे बड़ा फेलियर मानने लगे। ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर 49% से गिरकर लगभग 11.6% तक चला गया। ओला इलेक्ट्रिक इंडिया का वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग आईपीओ माना जाने लगा। इसके स्टॉक्स 34% तक गिर गए। कंपनी ने लोगों का भरोसा खो दिया। लोगों ने ओला के स्कूटर्स का खूब मजाक उड़ाया। इनके शोरूम्स के आगे इनके स्कूटर्स को तोड़ा फोड़ा गया। इन स्कूटर्स की जितनी हो सके उतनी बेइज्जती की गई। भाविश को ट्विटर पर बहुत गालियां पड़ी। कंपनी के ऊपर काफी केस दर्ज हुआ। हर रोज 6 से 7,000 कंप्लेंट्स ओला के स्कूटर्स पर दर्ज हो रहे थे। कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी कई बार भाविश अग्रवाल और ओला का मजाक उड़ाया और आज तक उड़ाते आ रहे हैं। यहाँ तक कि भाविश अग्रवाल और कुणाल कामरा की पर्सनल ट्विटर फाइट भी हो गई थी। लेकिन इतना सब हुआ क्यों? जब 3 साल से ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि इतना सब बवाल हो गया? चलो डिटेल में समझते हैं। भाविश अग्रवाल एक विजनरी एंटरप्रेन्योर हैं जिनका जन्म 28 अगस्त 1985 को लुधियाना पंजाब में हुआ। आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अपना करियर माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च इंडिया में रिसर्चर के रूप में स्टार्ट किया। लेकिन एक दिन टैक्सी में खराब एक्सपीरियंस ने उनकी जिंदगी का ट्रैक ही बदल दिया। उस दिन भाविश ने डिसाइड किया कि वो इंडिया के ट्रेवल एक्सपीरियंस को पूरी तरह से बदल देंगे। इसी मिशन के साथ 2010 में उन्होंने अपने दोस्त अंकित भाटी के साथ मिलकर ओला की शुरुआत की। सबसे पहले मुंबई में एक छोटी टीम और एक ऑनलाइन कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म से अपनी शुरुआत की जिसका नाम था olatrip.com। ओला का विजन सिंपल था, एक रिलायबल, कन्वीनियंट और ट्रांसपेरेंट टैक्सी सर्विस बनाना जिससे लोग ऐप या फोन के थ्रू इजीली राइड बुक कर सके। सिर्फ कुछ सालों में ओला ने मैसिव ग्रोथ दिखाई, इन्वेस्टर्स से फंडिंग मिली और उबर जैसे ग्लोबल राइवल्स के सामने खुद को एक देसी चैलेंजर के रूप में स्टैब्लिश किया। इसने भारत के अर्बन ट्रांसपोर्ट को डिजिटाइज कर दिया। फिर आया ओला इलेक्ट्रिक। 2017 में भाविश ने इसको स्टार्ट किया था। इसका एम था सस्टेनेबल मोबिलिटी को मास मार्केट तक लाना। 2021 में कंपनी ने अपना पहला प्रोडक्ट S1 और S1 Pro इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किए और तमिलनाडु में अपनी फ्यूचर फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया जिसको दुनिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर ईवी फैक्ट्री बताया गया। ओला इलेक्ट्रिक ने अग्रेसिव प्रोडक्शन, इन हाउस बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग और कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के दम पे जल्दी ही मार्केट में लीडरशिप हासिल कर लिया। लेकिन 2024-25 के बाद चैलेंजेस आने लगे। बैटरी फेलियर्स, सर्विस इश्यूज और राइवल्स जैसे बजाज, टीवीएस और एथर की टफ कंपटीशन ने ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर काफी गिरा दिया। तो यहाँ तक हमने जाना भाविश अग्रवाल और ओला की स्टोरी। अब बात करते हैं असल मुद्दे के बारे में कि ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर इतने कंप्लेंट्स क्यों हो रहे हैं, आखिर कंपनी कर क्या रही है और क्या कंपनी के हालात सुधरने के चांसेस हैं? चलो देखते हैं। ओला इलेक्ट्रिक के लिए साल 2024 का सितंबर और अक्टूबर का महीना बहुत बेकार साबित हुआ क्योंकि उस एक महीने में ओला पर लगभग 10,644 कंप्लेंट्स रजिस्टर हुए और कई दिन तो ऐसे भी गए जब दिन के लगभग 6 से 7,000 कंप्लेंट्स दर्ज किए जा रहे थे। ये नंबर्स चौंका देने वाले हैं क्योंकि अगर आप इसे किसी दूसरी 2 व्हीलर कंपनी से कंपेयर करते हो तो आप पाओगे ये काफी बड़ा नंबर है। और ओला के ऊपर सिर्फ एक महीने में इतने कंप्लेंट्स रजिस्टर हो चुके थे जितने की किसी लेगेसी मैन्युफैक्चरर पर एक साल में नहीं होता। CCPA यानी सेंट्रल
फेडरल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 10,644 कंप्लेंट्स ओला इलेक्ट्रिक पर दर्ज किए। ये कंप्लेंट्स इतने ज्यादा थे कि सीसीपीए ने ओला के ऊपर सो कॉज नोटिस जारी कर दिया 7 अक्टूबर 2024 को। सो कॉज नोटिस का मतलब होता है कि कारण बताओ, ऐसा हुआ क्यों, क्या प्रॉब्लम चल रही है कंपनी के साथ, लोग इतने सारे कंप्लेंट्स क्यों कर रहे हैं। सीसीपीए ने कंपनी पर इन्वेस्टिगेशन बिठा दिया। दूसरी तरफ ओला इलेक्ट्रिक का कहना था कि उन्होंने 99.1% कंप्लेंट्स को रिजोल्व कर दिया है, लेकिन सीसीपीए ने इन सारे दावों के ऊपर दोबारा इन्वेस्टिगेशन शुरू किया और ओला इलेक्ट्रिक के इन दावों के सच होने पर सवाल उठाया। चलो अब बात करते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक के कंप्लेंट्स के रूट कॉज क्या थे, क्योंकि इसके बारे में भी बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओला इलेक्ट्रिक का जो D2C बिजनेस मॉडल है वो टेस्ला के D2C मॉडल से इंस्पायर्ड है, जिसमें ट्रेडिशनल डीलर की कोई जरूरत नहीं होती है। लोग ओला इलेक्ट्रिक से ही अपने स्कूटर्स डायरेक्टली खरीद सकते हैं। पर इस मॉडल में प्रॉब्लम ये था कि ओला इलेक्ट्रिक के ज्यादा सर्विस सेंटर नहीं थे, लेकिन इसके खरीदार लाखों लोग थे। अब जब इतने सारे लोगों को सर्विस सेंटर की जरूरत पड़ी तो सर्विस सेंटर की शॉर्टेज होने लगी, जिसकी वजह से लोगों के स्कूटर्स सर्विस सेंटर पर महीनों तक पड़े रहे। इसका मतलब ये हुआ कि स्कूटर्स ज्यादा हो गए सर्विस के लिए, लेकिन सर्विस सेंटर बहुत कम है। थाने ओला सेंटर पर अगर आप देखो तो 3500 से 4000 ओला स्कूटर्स सर्विसिंग के लिए वेटिंग में थे। लोगों को उनके स्कूटर्स महीनों तक सर्विसिंग में देना पड़ रहा है, तब जाकर उनका स्कूटर उन्हें वापस मिल रहा है। और कई एक्सट्रीम केस में तो स्कूटर को 2 से 3 महीने तक सर्विस सेंटर में रखा जा रहा है। ओला का खुद का प्रीमियम सर्विस पैकेज है, जिसे ये लोग ओला केयर प्लस नाम करके बुलाते हैं, जिसमें ये लोग घर आकर लोगों का स्कूटर लेकर जाते हैं और घर पर ही स्कूटर रिपेयर करके देकर जाते हैं। लेकिन लोगों का कंप्लेंट है कि इस प्रीमियम फीचर को लेने के बाद भी वो लोग सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। उनको अपने स्कूटर्स महीनों तक सर्विस होकर नहीं मिल रहे हैं। एक एक्स यूजर ने बताया कि उसका स्कूटर 9 महीने तक सर्विस सेंटर पर पड़ा रहा और बाद में उसे पता चला कि उसका स्कूटर ही गायब हो गया है। आप एक्स पर हजारों लोगों की नाराजगी साफ साफ देख सकते हैं। लोग हर रोज ओला इलेक्ट्रिक के स्कूटर के खिलाफ पोस्ट डालते रहते हैं। कस्टमर्स को बैटरी रिलेटेड काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें से एक है कि बैटरी का चार्ज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट में दिखाती है कि इनके स्कूटर्स की रेंज 176 किलोमीटर है, लेकिन ये स्कूटर्स ज्यादा से ज्यादा 100 किलोमीटर का ही रेंज दे पा रहे हैं। कुछ केस में अचानक से बैटरी ही फेल हो जा रहे हैं। कुछ हाई प्रोफाइल केस में देखा जा सकता है कि इनके स्कूटर्स में आग लग जा रहा है। और ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है, ऐसे बहुत से कंप्लेंट्स कंपनी पर दर्ज हुए हैं, जिसमें इन बेकार बैटरीज की वजह से लोगों के स्कूटर्स में आग लग जा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 के Q4 में कंपनी ने बैटरी रिलेटेड रिप्लेसमेंट के लिए 250 करोड़ रुपए का वारंटी प्रोविजन अनाउंस किया है। अभी तो ये शुरू ही हुआ है। आप लोग बताओ कि किस किस को इसका फायदा हुआ है। अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक का स्कूटर है तो बताओ, क्या आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है अभी इन स्कूटर्स के साथ, या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? कमेंट में बताओ। अगली प्रॉब्लम इन स्कूटर्स में है इसके सॉफ्टवेयर ग्लिचेस और ऐप क्रैश हो जाना। ओला के स्कूटर्स सॉफ्टवेयर पर हेवीली डिपेंडेंट है। फीचर्स जैसे क्रूज कंट्रोल, रिमोट लॉकिंग और चार्जिंग मैनेजमेंट ओला के लिए लायबिलिटी बनते जा रहे हैं। इसका ऐप लगातार क्रैश होते रहता है, डैशबोर्ड अचानक बंद हो जाता है, कई फीचर्स गायब हो जाते हैं और भी कई प्रॉब्लम्स इन स्कूटर्स के साथ है, जिसकी वजह से इन स्कूटर्स को चलाना सरदर्दी का काम हो गया है। आप ही बताओ, लोग अपने काम पर जाएं या दिन भर स्कूटर में ही लगे रहें। वैसे मेरे पास ओला इलेक्ट्रिक का कोई स्कूटर तो नहीं है, लेकिन जिसके पास है मैं उसको अच्छे से जानता हूँ। लेकिन मैं अपना खुद का कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं देना चाहता, क्योंकि मैंने खुद वो प्रॉब्लम फेस नहीं किया है। मैं जो भी आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सब मेरे अपने रिसर्च है, जिसे मैंने अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा किया है। बिना फैक्ट के इस वीडियो में मैं कोई बात नहीं बोलूंगा। अगला प्रॉब्लम है क्वालिटी और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। कस्टमर्स ने फोर्क आर्म टूटने, सस्पेंशन खराब होने, स्टैंड सेंसर में खराबी, मोटर की खराबी और भी कई प्रॉब्लम बताए हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट ही लगता है। तो कैसे इन लोगों ने इतने मास स्केल पर इन स्कूटर्स को बेचना शुरू कर दिया? देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और ना ही मैंने कभी इन फैक्ट्रीज में काम किया है ऑब्वियसली, लेकिन इतना तो कोई भी सोच सकता है ना। खैर, कस्टमर को बुकिंग कैंसिल करने के बाद भी उनके पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं और कई जगह वारंटी के दावे को भी रिजेक्ट कर दिया जा रहा है बिना कोई क्लियर बात बताए। जब ओला अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी थी, तब टीवीएस और बजाज जैसे लेगेसी ब्रांड ने अपनी पूरी डीलर नेटवर्क और मैन्युफैक्चरिंग पावर यूज करके ईवी गेम में कदम रखा। बजाज चेतक और टीवीएस iQube जैसे स्कूटर्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया। सितंबर 2024 तक ओला का मार्केट शेयर 49% से सीधा 23% तक गिर गया और 2025 में 11.9% के आसपास है। कई जगह पर 13% भी दिखा रहा है। ओला ने रेंज, परफॉर्मेंस, फीचर्स और सर्विस क्वालिटी के बड़े बड़े क्लेम्स तो किए, पर ग्राउंड रियलिटी उनसे मैच नहीं कर पाई, जिससे ये बवाल उठा। अब एक बार ओला इलेक्ट्रिक के मार्केट शेयर की टाइमलाइन देख लो। अप्रैल 2024, इस टाइम ओला का रोला था, 49.2% मार्केट शेयर था। ओला उस टाइम अनडिस्प्यूटेड लीडर हुआ करता था। जून 2024, कंपटीशन बढ़ा और मार्केट शेयर सीधा 39% पे आ गया। सितंबर 2024, गिरावट और तेज हुई, मार्केट शेयर सिर्फ 23%
20% रह गया। बजाज और टीवीएस ने टॉप स्पॉट छीन लिया। मई 2025 ओला और नीचे चला गया। अब सिर्फ 20% मार्केट शेयर ही रह गया, जबकि टीवीएस 25% और बजाज 22.6% से आगे निकल गया। सितंबर 2025 सिचुएशन और खराब हुई। ओला स्लिप करके 13% पे आ गई। टीवीएस, बजाज और एथर एनर्जी ये सब आगे निकल गए। चलो अब देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक अभी क्या प्लान कर रहा है रिकवरी के लिए, ये भी देख के जाओ। सिर्फ क्रिटिसाइज करना मेरा काम नहीं है, मैं दोनों साइड की स्टोरी बताता हूँ। अभी ओला ने कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए हैं जिससे वो अपनी सिचुएशन संभालने की कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट लक्ष्य, ये उनका कॉस्ट कटिंग मिशन था जिससे कंपनी ने अपना मंथली ऑपरेटिंग एक्सपेंस 178 करोड़ से घटा के 105 करोड़ तक ला दिया, मतलब खर्चे को थोड़ा कम किया गया है। सर्विस नेटवर्क एक्सपेंशन, ओला का प्लान है 4000 सर्विस सेंटर तक नेटवर्क बढ़ाने का। 2024 में सिर्फ 430 सर्विस सेंटर थे, लेकिन गवर्नमेंट इंस्पेक्शन में निकला कि इनमें से कई सेंटर प्रॉपर लाइसेंस के बिना चल रहे थे, तो इसके ऊपर भी अभी काम चल रहा है। न्यू प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी ने नए रेंज लॉन्च किए हैं। बजट सेगमेंट के लिए S1X और S1X प्लस और प्रीमियम कैटेगरी के लिए इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रोडस्टर X। मतलब ओला अपना प्रोडक्ट बेस डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि हर प्राइस पॉइंट को कवर किया जा सके। इन हाउस बैटरी प्रोडक्शन, अपने ही 4680 भारत सेल्स बना के ओला सप्लाई चेन पे ज्यादा कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन टारगेट कर रही है, जो एक अच्छा लॉन्ग टर्म मूव है। इबिट्टा पॉजिटिविटी क्लेम, कंपनी का कहना है कि जून 2025 में उनका ऑटो बिजनेस का इबिट्टा पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये सिर्फ जून महीने की बात है। पूरे साल के लेवल पे देखा जाए तो अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी काफी दूर है। अभी देखा जाए तो ओला इलेक्ट्रिक एफर्ट्स तो लगा रही है, लेकिन लोगों का ट्रस्ट और मार्केट में पोजीशन वापस पाना बहुत मुश्किल होगा कंपनी के लिए, क्योंकि 2017 में इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं थे। लेकिन अभी टीवीएस, बजाज और एथर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप कहो तो अगली वीडियो एथर पर बनाई जाए। तो ये तो थी ओला इलेक्ट्रिक की पूरी स्टोरी। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना।